मनीष जो कि फूड डिपार्टमेंट में लगा हुआ है और लगभग 10 साल बाद आज उसका ट्रांसफ़र दिल्ली में हुआ था। अब जैसे ही वो दिल्ली में आता है तो उसे अचानक से एक व्यक्ति की याद आती है और वह उससे मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उसे उस व्यक्ति का पता मिल जाता है और जैसे ही मनीष उस व्यक्ति को देखता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह व्यक्ति फिलहाल एक छोटे से कमरे में बंद था जिसका बाहर से ताला लगा रखा था और एक छोटी सी खिड़की से वह बाहर की दुनिया को झांक कर देख रहा था। उनके बेटों ने एक व्यक्ति उनके लिए नियुक्त कर रखा था जिस व्यक्ति को वो अपने पिता को खाना खिलाने के लिए पैसे दिया करते थे। मनीष जैसे इस व्यक्ति की ऐसी हालत देखता है तो उसके बाद वह उनसे कहने लगता है कि मालिक, आज से आप यहाँ पर नहीं रहोगे, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ रखूँगा। कौन था वह व्यक्ति जिसे मनीष मालिक कह रहा था और क्या कनेक्शन था मनीष का और उस व्यक्ति का, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली की एक झोपड़पट्टी में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है और एक उसका लड़का है जिसका नाम है मनीष। मनीष पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में जाया करता है और उसकी माँ इधर उधर घरों में काम करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही है और बड़ा कर रही है। मनीष के पिता की मौत काफी दिन पहले हो चुकी है और उसके बाद उसकी माँ ही उसकी देखभाल किया करती है। मनीष की माँ एक करतार सिंह नाम के व्यक्ति के यहाँ पर काम किया करती थी। करतार सिंह जो कि बड़े ही दयालु और सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने होटलों का कारोबार कर रखा था। उनके पास 2 होटल थे और दोनों होटलों को वो अच्छी तरह से चलाया करते और मेहनत और ईमानदारी के साथ वहां पर काम किया करते। एक दिन करतार सिंह के यहाँ पर जब मनीष की माँ काम कर रही थी तो उसी समय मनीष उनके पास आ जाता है और अपनी माँ से पैसे मांगने लगता है। कहता है कि माँ, मुझे किताबें चाहिए और किताबों के लिए आपको मुझे पैसे देने होंगे। अब यह सब कुछ करतार सिंह भी देख लेता है और उसके बाद वह मनीष की माँ को और मनीष को अपने पास बुलाता है। मनीष की माँ और मनीष दोनों उसके पास चले गए थे और वह पूछने लगता है कि क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा। तो वो बता देती है कि बाबूजी, मेरा बेटा अभी अभी दूसरी क्लास में पहुंचा है तो उसे आगे की पढ़ाई के लिए किताब खरीदनी है और किताब के लिए उसे पैसे चाहिए, लेकिन मैं इससे कह रही हूँ कि 2 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे, मालिक मुझे दे देंगे तो उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तब तुम ले लेना। लेकिन बेटा जिद कर रहा है। अब इस बात को सुनकर जो करतार सिंह होते हैं उन्हें बड़ा ही तरस आता है उस लड़के पर और उसकी माँ पर। इसके बाद करतार सिंह मनीष की मदद करने का फैसला करते हैं और वो कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी किताबों के लिए कितने रुपए चाहिए। तो मनीष उनको बता देता है जितने भी पैसे उसे चाहिए थे। तो करतार सिंह अपने पास से उतने पैसे निकालकर मनीष को दे देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें जब भी पढ़ाई के लिए कितने भी रुपए चाहिए तुम बेझिझक होकर मुझसे मांग लेना और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस बात को देखकर जो मनीष की माँ है वो एक बार तो मना करती है, कहती है कि मालिक आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन करतार सिंह उससे कह देते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सैलरी में से इन पैसों को नहीं काटूंगा, ये मेरी तरफ से इस बच्चे के लिए है। अगर ये पढ़ लिख गया तो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकेगा और अगर मेरी छोटी सी मदद की वजह से ये लड़का अच्छा खासा पढ़ लिख गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ऐसा कहकर करतार सिंह मनीष की मदद करने लगता है और मनीष मेहनत करके अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ मनीष की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद मनीष ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है। ग्रेजुएशन करने के बाद वह आगे की पढ़ाई लिखाई करता है और एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगता है। इधर मनीष की माँ अभी तक भी करतार सिंह जी के यहाँ पर काम किया करती थी और इधर उधर घरों में काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। तभी एक दिन अचानक से मनीष की माँ को खुशखबरी मिलती है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी में लग गया है और उसका FCI में नंबर पड़ गया है। अब इस बात को सुनकर मनीष की माँ बड़ी खुश होती है और वह करतार सिंह को भी इस खुशी के बारे में बताती है। इसके बाद जब मनीष ड्यूटी लग जाता है तो वह करतार सिंह से मिलने के लिए भी आता है और उनसे कहता है कि मालिक आपका बहुत बहुत एहसान है जो आज तक आपने मेरी पढ़ाई लिखाई को सपोर्ट किया है, क्योंकि अगर करतार सिंह मदद नहीं करते तो मनीष ये सब कुछ नहीं कर पाता जो मुकाम आज उसने हासिल किया है। इसके बाद मनीष वहां से अपनी ड्यूटी को करने के लिए चला जाता है और जैसे ही वो ड्यूटी करने लगता है तो अपनी माँ का इधर उधर घरों में काम कराना भी बंद कर देता है। जहां पर मनीष ड्यूटी किया करता वहीं पर अपनी माँ के साथ रहा करता और इसी तरह से समय बीतने लगता है। अब कुछ दिनों बाद जो मनीष की माँ होती है उसकी शादी की चिंता करने लगती है और उसकी शादी के लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगती है। ढूंढने से उसे एक लड़की मिल भी जाती है जो उनका पैतृक गांव था, यानी कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो उसी गांव के साइड में एक गांव था जिस गांव की रहने वाली लड़की जिसका नाम था सीमा, और सीमा से मनीष की माँ सीमा की शादी तय करा देती है। मनीष अब सरकारी नौकरी में है तो अच्छे से घर में उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। अब उसका बार बार ट्रांसफर हुआ करता और जहां पर भी उसका ट्रांसफर होता है वहां पर वह अपनी माँ, पत्नी और अपने बच्चों को ले जाया करता
और अच्छी तरह से ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और बीतते बीतते लगभग 10 साल उसे बीत गए थे दिल्ली से जाए हुए और करतार सिंह से मिले हुए। 10 साल बाद अचानक से मनीष का ट्रांसफर दिल्ली में हो जाता है और मनीष दिल्ली को देखकर एकदम से पुरानी बातों में खो जाता है। वह उन बातों को याद करने लगता है जब करतार सिंह जी ने उनकी मदद की थी और उसकी मदद के ही कारण आज मनीष इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो वह फैसला करता है कि मैं करतार सिंह जी से मिलने के लिए जाऊंगा। अभी तक मनीष अपने परिवार को अपने साथ नहीं लेकर आया था, जहां पर इससे पहले वो जॉब किया करता था। परिवार अभी वहीं पे था और यहाँ पर रहकर पहले वे किराए का मकान ढूंढने वाला है और उसके बाद अपने परिवार को लेकर आएगा। तो मनीष सोचता है कि करतार सिंह जी से बाद में मिलूंगा, पहले परिवार को यहाँ पर ले आता हूँ। तो कुछ दिनों में मनीष वहाँ पर अपने लिए किराए का मकान ढूंढता है और उस मकान के अंदर अपने पूरे परिवार को वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर देता है। मनीष के 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी और उसकी माँ भी उसके घर में रहा करती थी। इसके बाद मनीष एक दिन टाइम निकालकर अपनी ड्यूटी से वहां से करतार सिंह से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही करतार सिंह के बंगले पर मनीष पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उनके बच्चों ने ये बंगला बेच दिया है और अब वो यहां से कहीं और रहा करते हैं। लेकिन मनीष को ज्ञात था कि पड़ोस का ही एक व्यक्ति जो करतार सिंह का अच्छा दोस्त था, उसको जरूर पता होगा कि करतार सिंह फिलहाल कहाँ रहा करता है। इसके बाद मनीष पड़ोस वाले घर में जाता है, डोरबेल बजाता है तो अंदर से एक लड़का दरवाजा खोलता है। वह बाहर आकर मनीष से पूछने लगता है कि आपको किससे मिलना है। तो उसके बाद मनीष बता देता है और वह लड़का उन्हें घर के अंदर ले जाता है, जहां पर उस लड़के के पिताजी चेयर पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे और चाय की चुस्कियां ले रहे थे। इसके बाद जैसे वो मनीष को देखते हैं तो एकदम से पूछने लगते हैं कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो उसके बाद मनीष कहने लगता है कि अंकल शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, यहाँ पर पड़ोस में जो करतार सिंह जी रहा करते थे उनके यहाँ पर मेरी माँ काम किया करती थी और मैं करतार सिंह जी से मिलने के लिए आया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है और इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। इसके बाद वह व्यक्ति कहता है कि मैं भी उनसे काफी दिनों का मिला हूँ, लेकिन मुझे एक एड्रेस याद है, आप जाकर देख लो अगर वहां पर आपको मिल जाए तो। इसके बाद वह व्यक्ति मनीष को वो एड्रेस दे देता है और मनीष उस एड्रेस के लिए सफर तय करने लगता है और रास्ते में चलता हुआ ढेर सारी बातें सोचने लगता है। वह अपनी पुरानी बातों को याद करता है और मालिक की अवस्था के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि अब तो मालिक बूढ़े हो गए होंगे, लेकिन जब मुझे देखेंगे तो बड़े ही खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचते हुए मनीष उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और वहां जाकर करतार सिंह जी के बारे में पूछने लगता है। तभी एक व्यक्ति उन्हें करतार सिंह के घर की तरफ इशारा कर देता है। जैसे ही मनीष वहां पर जाकर देखता है करतार सिंह जी के घर को तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि करतार सिंह जी एक छोटे से कमरे के अंदर बंद थे, जिस कमरे को बाहर से ताला लगाया गया था और करतार सिंह जी साइड में ही बनी खिड़की से झांककर बाहर की दुनिया को देख रहे थे और वो वहीं पर इसी तरह से अपना जीवन जिया करते थे। अब यह सब कुछ देखकर मनीष को बड़ा ही बुरा लगता है और वह सोचने लगता है कि आखिर करतार सिंह जी के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो तो अच्छे खासे रुपए पैसे वाले थे और आज यहाँ पर इनकी हालत ऐसी कैसे हो गई। तो पड़ोस में एक दुकान थी, मनीष उस दुकान वाले के पास जाता है और उससे करतार सिंह जी के बारे में पूछने लगता है। तो वह बताता है कि पिछले 3 साल से यहीं पर बंद है और एक व्यक्ति को इनके बेटों ने नियुक्त कर रखा है जो इन्हें खाना दे दिया करता है, लेकिन वो व्यक्ति भी शराबी है और वो कभी कभार कई दिन तक इसे खाना नहीं दिया करता है। बस्ती वाले इस पर रहम किया करते हैं और इसे खाने के लिए इसके जंगले में रख दिया करते हैं। करतार सिंह जी उसी कमरे के अंदर बंद रहे थे 3 साल से और उनके बेटों ने उसे पागल करार देकर यहाँ पर बंद कर दिया था। इस बात को सुनकर जो मनीष होता है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। अब दुकान वाला उससे पूछता है कि साहब आप इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो वह बताता है कि ये जो व्यक्ति इसके अंदर बंद है, इन्हीं की बदौलत आज मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ और इनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। वह पूछने लगता है कि कौन हो तुम और इस व्यक्ति को कैसे जानते हो। तो वह अपनी पूरी कहानी उस दुकान वाले को बता देता है और दुकान वाला भी इस बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि भाई इनकी पिछली जिंदगी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, जब से ये यहाँ पर आए हैं उसके कुछ दिनों बाद ही इनके बेटे यहाँ से चले गए थे और इन्हें इस कमरे में बंद कर दिया था। इस कमरे का किराया और उस व्यक्ति को पैसे वो टाइम टू टाइम पहुंचा दिया करते हैं और ये यहाँ पर ऐसे ही रहा करते हैं। इसके बाद मनीष वहां पर जाता है और जाने के बाद उस कमरे का ताला तोड़ देता है। ताला तोड़ने के बाद वो उस कमरे के अंदर जाता है और वहां से करतार सिंह जी को बाहर निकालता है। करतार सिंह जी की बहुत बुरी हालत थी और उस कमरे के अंदर बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी कि ना तो वहां पर सालों से साफ सफाई हुई थी और ना ही करतार सिंह को अच्छी तरह से उस घर के अंदर रखा जा रहा था। वह करतार सिंह जी की तरफ देखते हैं और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह कहने लगते हैं कि मालिक आपकी हालत ऐसी कैसे और आपके साथ क्या हुआ है। अब इस बात को सुनकर करतार सिंह जी थोड़े से हैरान हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से कोई भी ना तो उसे मिलने के लिए आया था, केवल वो व्यक्ति कभी कभार उसे बाहर निकाल दिया करता और इससे ज्यादा कुछ भी उसकी जिंदगी में नहीं था।
था। वो उस कमरे के अंदर बंद रहा करता और उस खिड़की के जरिए पूरी बाहर की दुनिया को देखा करता। इसके बाद वह उससे पूछने लगता है कि बेटा तुम कौन हो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तो जो मनीष होता है अपने बारे में करतार सिंह जी को बता देता है कि मालिक, आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि बड़े लोग उपकार करके भूल जाया करते हैं। मैं आपकी उस नौकरानी का बेटा हूं जिसको आपने पढ़ने के लिए किताबें मुहैया कराई थी और कहा था कि जीवन में कभी भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो पढ़ने के लिए तो तुम बेझिझक होकर मुझसे मांग लेना। मेरा नाम मनीष है और आज 10 साल बाद मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मिला जाए और आपकी हालत देखकर मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है। इसके बाद करतार सिंह जी जब इस बात को सुनते हैं कि मनीष उनसे मिलने के लिए आया है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। वह कहते हैं कि बेटा अब तुझे क्या बताऊं, जिंदगी ऐसी हो गई है। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि कब मुझे अपने पास बुलाए और कब मैं इस नरक जैसी जिंदगी से छुटकारा पाऊं। इसके बाद मनीष करतार सिंह जी को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है और सबसे पहले उन्हें एक होटल में ले जाता है। होटल में ले जाने के बाद वहाँ अच्छी तरह से नहलाता धुलाता है और उन्हें नए कपड़े पहनाता है। इसके बाद मनीष करतार सिंह जी को एक सैलून पर ले गए थे और वहाँ पर उनके बड़े हुए बाल और दाढ़ी कटवाता है। अच्छी तरह से करतार सिंह जी को उन्होंने तैयार कर दिया था और तैयार करने के बाद एक होटल पर जाकर खाना खिलाने लगता है। खाना खिलाते वक्त वह उससे बात करने लगता है, कहता है कि बाबूजी ऐसा कैसे हो गया, आखिर क्या दिक्कत हो गई जो आपके बेटे आपके पास नहीं रहा करते। तो वह बताता है कि बेटा सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे बच्चों की शादी होती है तो उसके बाद मैंने अपनी जिम्मेदारियों को उनके कंधों पर धर दिया और कह दिया कि बेटा अब तुम आराम से अपना जीवन व्यतीत करो और मैं अपना जीवन आराम से व्यतीत कर लूँगा। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही मेरी पत्नी की मौत होती है तो उसके बाद बेटों को मैं बोझ लगने लगा और उन्होंने मुझे यहाँ पर एक किराए का कमरा लेकर रहने के लिए छोड़ दिया और एक व्यक्ति को मेरी देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। पिछले 3 साल से मैं इसी कमरे के अंदर बंद हूँ। इसके बाद मनीष कहता है कि मालिक कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन आगे आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होगी। मैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगा और आज से आप मेरे साथ रहोगे। मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ, अगर आप मुझे सहारा नहीं देते तो मैं इतने बड़े मुकाम को हासिल कैसे कर पाता। अब करतार सिंह जी पहले तो मना करने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूंगा, जब मेरे बेटे ने ही मुझे ठुकरा दिया तो तुम मुझे कहां अपने पास रख सकोगे। तो इसके बाद मनीष जिद करने लगता है, कहता है कि नहीं मालिक, आपको मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगा और आपको मेरे साथ चलना होगा। तो करतार सिंह जी ना चाहते हुए भी मनीष के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां से मनीष उन्हें अपने घर पर ले जाता है। अब जैसे ही मनीष करतार सिंह जी को लेकर अपने घर पहुंचता है तो वहां पर मनीष की मां देखते ही करतार सिंह जी को पहचान लेती है और कहती है कि मालिक, आज आप हमारे घर में आए तो हमारे धन्य भाग हो गए। इस बात को सुनकर करतार सिंह जी की आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगते हैं और वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। मनीष की मां मनीष से पूछने लगती है कि मालिक को क्या हुआ और वो इस तरह से क्यों रो रहे हैं। तो मनीष करतार सिंह जी की पूरी कहानी अपनी मां को बता देता है और कहता है कि इनके बेटों ने इनके साथ बहुत बुरा किया है। पिछले 3 साल से उनमें से कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आया है और ये अपने के लिए बहुत ही ज्यादा तरस रहे हैं। इसके बाद जो मनीष की माँ होती है वो करतार सिंह जी का धैर्य बनाती है और कहती है कि मालिक आप चिंता मत करो, आज से आप यहीं पर रहोगे और यही आपका घर है। ये भी तो आप ही का बेटा है, अगर आप इसे सहारा नहीं देते तो ये इतने बड़े मुकाम को हासिल कैसे कर पाता। इतनी देर में मनीष की पत्नी जो इन सभी बातों को सुन चुकी थी वह भी वहां पर आती है और करतार सिंह जी के पैर छूने लगती है। अब जैसे ही करतार सिंह जी के मनीष की पत्नी ने पैर छुए थे तो वह उसे बहुत बहुत आशीर्वाद देता है और कहता है कि बेटी सदा सुखी रहो और तुम्हारा घर परिवार अच्छी तरह से बसा रहे। इसके बाद मनीष के दोनों बच्चे वहां पर आ जाते हैं और करतार सिंह जी के साथ खेलने लगते हैं। क्योंकि बच्चों को नहीं पता था कि ये कौन है तो इसी वजह से वो एक घर का सदस्य समझकर उसके साथ खेलने लगे थे और इसी तरह से करतार सिंह जी उनके साथ रहने लगते हैं। इसके बाद जब से करतार सिंह जी उसके पास आए थे मनीष के, तो उसके बाद से उसकी नौकरी में और भी ज़्यादा तरक्की होती है और उसकी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तभी एक दिन अचानक से जो करतार सिंह जी के बेटे थे उनके दोनों होटलों पर रेड पड़ जाती है FCI वालों की और इसके बाद वे बड़े ही परेशान हो जाते हैं। होटल को पूरी तरह से सील कर दिया गया था और इसके बाद वे एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाते हैं। वह इधर उधर पूछताछ करने लगते हैं और पूछताछ के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को एक FCI वाला लड़का ले गया है जो काफी बड़ी पोस्ट पर है, अगर वो चाहे तो उनके होटल की सील को खुलवा सकता है। इस बात को सोचकर करतार सिंह जी के लड़के उसके घर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उससे मिलने के लिए आग्रह करने लगते हैं। इसके बाद करतार सिंह जी जैसे ही देखता है कि उसके बेटे आए हैं तो उनसे पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। अब वह जैसे ही अपने पिता के ठाट बाट देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की
थी कि उनका पिता इतनी अच्छी जिंदगी वहां पर जी रहा होगा। वह सोच रहे थे कि बुड्ढे को एक कमरे में डाल रखा होगा और कोई भी उसकी सेवा नहीं कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर उसे परिवार के सदस्य की तरह रखा जा रहा था और यह बात देखकर वह बड़े ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद करतार सिंह जी के लड़के उससे कहने लगते हैं कि बाबूजी, हमारे होटल पर फूड डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है और हमारे होटलों को सील कर दिया गया है, तो आप मनीष से कहकर हमारे होटलों को दोबारा से खुलवा दीजिए ताकि हम अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करें। अब इस बात को सुनने के बाद करतार सिंह जी उन्हें धमकाते हुए वहां से भगा देते हैं और कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, और ऊपर वाले ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल सही किया है, मैं कोई भी तुम्हारी सिफारिश नहीं करने वाला और तुम्हारा होटल बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ऐसा कहकर करतार सिंह जी ने अपने दोनों बेटों को वहां से धुतकार कर भगा दिया था। उसके बाद यह बात जैसी परिवार के जरिए मनीष को पता चलती है तो वह करतार सिंह जी से बात करने लगता है। कहता है कि मालिक, अगर आप चाहो तो मैं आपके बेटों को होटल को खुलवा सकता हूं। तो करतार सिंह जी बिल्कुल साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये इसी लायक है, ऊपर वाले ने इनके साथ जो कुछ भी किया बड़ा अच्छा किया है और इनको ऐसे अपनी जिंदगी व्यतीत करने दो। इन्होंने मुझे 3 साल तक कैद में रखा है और इसकी यही सजा है। ऐसा कहकर करतार सिंह जी मनीष से मना कर देते हैं, तो मनीष भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी करतार सिंह जी की और मनीष की। आप क्या कहना चाहते हो इन दोनों के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।